अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। जनरल ज़ुआलॉजी का स्पेशल सेशन हमने शुरू करना था और आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इस सेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। आज हमारा बच्चों लेक्चर नंबर 1 होगा। इस सेशन के बारे में पहले भी मैं एक्सप्लेन सारी चीज़ें कर चुका हूँ। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मिलर एंड हार्ले की बुक को फॉलो करना है। उसके मुताबिक जो है ना अभी हमने चलना है। बाद में हम एक तो और बुक्स हैं उनको भी इंक्लूड कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा तकरीबन 3.5 या 4 मंथ का सेशन है जिसमें आपकी ज़ुआलॉजी मुकम्मल जो है उसकी तैयारी करवा दी जाएगी और जिसमें मैंने बेसिकली उसको डिवाइड जो है 34 चैप्टर्स में किया हुआ है। तो 34 चैप्टर्स ज़ुआलॉजी के जो है हम उनको अपने सेशन के अंदर डिटेल से देखेंगे। तो आज हमने लेक्चर 1 शुरू करना है और जो बेसिकली चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट लेना है। और चैप्टर 1 मैंने आपको बच्चों बताया था ज़ुआलॉजी एज एवोल्यूशनरी या इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से हमने देखना है। तो ज़ुआलॉजी को भी डिस्कस करना है, उसको हमने एज ए इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी देखना है और एज ए एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स भी उसको हमने डिस्कस करना है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आज हम अपने लेक्चर 1 की तरफ चलते हैं बेटा। अच्छा, इस सेशन के अंदर बेटा हमारी तरतीब ये रहेगी, डेली आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और इस लेक्चर को आपने देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं और वीकली फिर आपको जो हमने पूरे चैप्टर 2 पढ़े हों, 3 पढ़े हों, 4 जितने भी चैप्टर्स एक हफ्ते में पढ़ेंगे वो फिर जिन बच्चों के पास मिलर एंड हार्ले की बुक नहीं है उनको फिर मैं पीडीएफ भी शेयर कर दिया करूँगा। डेली एक लेक्चर होगा, साथ में 50 एमसीक्यूज की एक फाइल शेयर की जाएगी। आपने वो 50 एमसीक्यूज भी साथ में देखने होंगे। सैटरडे वाले दिन फिर टेस्ट इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। पूरे हफ्ते में हमने जितना पढ़ लिया होगा उसका जो है टेस्ट हम इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन करेंगे। किसी को कोई बात नहीं समझ आती बेटा लेक्चर के अंदर, ठीक है, ये नहीं है कि आपने ये लेक्चर नोट कर लिया है उसके बाद बात खत्म, नहीं, आपने एक दफा ये लेक्चर लेने के बाद मिलर एंड हार्ले की बुक में से रीड एक दफा इस टॉपिक को लाजमी करना होगा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाजमी आपने उसको रीड करना है। उसके बाद जो चीज़ ना समझ आए मेरे साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हम ग्रुप बना देंगे। उस डिस्कशन ग्रुप में आप जो है ना, डिस्कशन ग्रुप पहले बना हुआ है उसमें उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप उस डिस्कशन ग्रुप में आएंगे और जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो आके आप उस डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बच्चों चैप्टर 1 ज़ुआलॉजी का हम आज शुरू करने लगे हैं। ज़ुआलॉजी एज अ एवोल्यूशनरी या इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से हमने देखना है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करें ज़ुआलॉजी है क्या। तो आप सबको पता है ज़ुआलॉजी किस चीज़ को कहते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है। एनिमल्स का जो मुतालिया है उसे हम ज़ुआलॉजी कहते हैं। और ये जो ज़ुआलॉजी है बच्चों बहुत बड़ी फील्ड है। अब एक बंदा कहता है ना कि मैंने मास्टर किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है ज़ुआलॉजी में, वो हम नाम तो दे देते हैं कि ये इस बंदे ने ज़ुआलॉजी किया हुआ है, एमफिल की हुई है या मास्टर किया हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ज़ुआलॉजी की कंप्लीट जो है ना उसने तैयारी की हुई है। क्यों? क्योंकि ज़ुआलॉजी इतनी बड़ी फील्ड है बेटा कि उसको अगर हम गिनने बैठ जाए तो ख़त्म ही ना हो। इतनी बड़ी फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसके अंदर फिर आगे एक एक चीज़ के ऊपर हम अलग अलग से काम कर सकते हैं ज़ुआलॉजी के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर सिंपल सी मैं भी बात करूँ ना कि ये ब्रॉड फील्ड है, सिंपल सी भी अगर बात करूँ, आप देखें फिशेज हैं, फिशेज में भी अगर हम सिर्फ हमारे पास जो बोनी फिशेस की बात करें तो बोनी फिशेस की भी तकरीबन 20 से
28,000 के करीब स्पीशीज हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में 28 आया है, वरना अदरवाइज मिलर है हार्ले की देखा जाए तो 20,000 के करीब जो है बोनी फिशेज हैं। अब आप देखें, इन बोनी फिशेज, एक एक बोनी फिश के ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो आप खुद अंदाजा करें कितनी बड़ी फील्ड है ये ज़ूलॉजी। ठीक है, तो बोनी फिश अगर आप देखना चाहें तो बोनी फिशेज में ही आपको 20,000 टॉपिक्स मिल रहे हैं। तो अब किस तरीके से एक बंदा कह सकता है कि मैंने जो है ना सिर्फ ज़ूलॉजी मास्टर की हुई है तो मुझे हर चीज ज़ूलॉजी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ज़ूलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है, ब्रॉड फील्ड है। इसी तरीके से अगर हम सिंपल बीटल्स की बात करें, बीटल्स की आपको 4 लाख स्पीशीज मिल जाती हैं। तो आप किस तरीके से आप इन 4 लाख स्पीशीज को देखेंगे, किस तरीके से इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 3 लाख जो है वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट 3 लाख बताते हैं, लेकिन कुछ अनआइडेंटिफाइड है, तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 4 लाख है। अदरवाइज बुक्स के अंदर आपको 3 लाख भी मिलेगा, 3 लाख जो आइडेंटिफाइड है, और जो बाकी आप कह सकते हैं अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन वो बीटल्स की स्पीशीज हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी फील्ड है, तो इसके लिए आप खुद अंदाजा करें कि एक बंदा किस तरीके से पूरी ज़ूलॉजी को पढ़ सकता है। तो पूरी ज़ूलॉजी को हमारे लिए पढ़ना बहुत टफ है, क्योंकि ये ब्रॉड फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। इसके लिए आपको जो है ना ऐसा समझ पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। और सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ना, एक बंदा कहता है जी एक्थियोलॉजी, एक्थियोलॉजिस्ट है जी। एक्थियोलॉजिस्ट जो है आपको पता है जो फिशेस का मुतालिया करते हैं। अब वो एक्थियोलॉजिस्ट क्या है जी, मैंने फिश जो है ना फिश की मुझे हर चीज पता है, मैंने जो है ना फिशरीज के अंदर जो है ना ज़ूलॉजी की ही ब्रांच है डेफिनेटली, ज़ूलॉजी में फिशरीज पढ़ी हुई है तो फिशरीज मुझे एक एक चीज आती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक्थियोलॉजी एक ज़ूलॉजी की ब्रांच है, ज़ूलॉजी की शाख है, लेकिन इसकी भी बहुत बड़ी जो है ना आगे जाके हम कह सकते हैं टाइप्स हैं, मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेस हैं। तो एक एक्थियोलॉजिस्ट भी हम कह सकते हैं कि एक्थियोलॉजिस्ट भी हम कह सकते हैं कि वो ये नहीं कह सकता कि मैंने हर स्पीशीज को जो है ना हर फिश जो है ना मुझे उसका पता है। नहीं, वो स्पेसिफिक कोई फिश के ऊपर काम करेगा, उस स्पेसिफिक फिश के ऊपर भी कोई एक आध पैरामीटर के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो बात यहाँ पे समझाने का जो मकसद है बच्चों, वो ये है कि फिश आपके जो पास जो ज़ूलॉजी है, जो उसकी जो ब्रांचेस हैं, बहुत बड़ी फील्ड है। इसके ऊपर काम करते करते आपको पूरी जिंदगी लग जानी है। ठीक है, बीटल्स का जैसे मैं ऊपर बता रहा था, आपको पता होना चाहिए इसकी क्लास हेक्सापोडा है और आर्डर इसका क्लियोपेट्रा है। ठीक है, तो क्लियोपेट्रा जो है इसका आर्डर है, और क्लास जो है हेक्सापोडा बीटल्स की। अच्छा, अब एक्थियोलॉजी किसको कहते हैं बेटा? एक्थियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फिशेस को। अब ये नहीं है कि आपने स्टडी ऑफ फिशेस जो है ना आपने फिश का मुतालिया कर लिया, एक्थियोलॉजी है। नहीं, इस मुतालिए के अंदर आपने फिशेस की स्ट्रक्चर को देखना है, उसके फंक्शन को देखना है, उसकी इकोलॉजी को देखना है, उसकी एवोल्यूशन को देखना है। ये सारी चीजें जब आप स्टडी करेंगे तो फिर हम कहेंगे जी ये एक्थियोलॉजी है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के ऊपर अलहदा काम हो सकता है, फंक्शन के ऊपर अलहदा काम हो सकते हैं, इकोलॉजी के ऊपर अलहदा काम हो सकता है, एवोल्यूशन के ऊपर अलहदा काम हो सकता है। तो ये इतनी बड़ी आप कह सकते हैं फील्ड है एक्थियोलॉजी, जो कि बियोलॉजी ज़ूलॉजी की ही ब्रांच हमारे पास आती है। अच्छा, इसको समझने के लिए अब जैसे हमने कहा है कि स्टडी ऑफ फिशेज है, बहुत बड़ी फिशेज का जो मुताले जिसमें हम स्ट्रक्चर, फंक्शन, इकोलॉजी, एवोल्यूशन हर चीज देखेंगे। इसी फिश की अगर हम एक एग्जांपल लें, हमारे पास एक फिश है सिक्लिड। ठीक है, अब ये जो सिक्लिड है बेटा, ये एक स्केल ईटर है। आगे भी मैं एक्सप्लेन इसको करूंगा। अब ये जो फिश है, इस सिर्फ एक फिश की बात करें तो इसकी साउथ अफ्रीका के अंदर तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए बेटा, उसमें अफ्रीका में इसकी 300 जो है स्पीशीज हैं। साउथ अमेरिका में देखा जाए तो इसकी 1000 स्पीशीज हैं। इंडिया में देखा जाए तो इसकी 3 स्पीशीज हैं। अब ये तो एक फिश है ना, तो इतनी स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। बाकी जो फिशेज हैं उनका क्या होगा? डेफिनेटली उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम कह सकते हैं कि इसी तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मेन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि बहुत बड़ी फील्ड है ज़ूलॉजी, इसको पढ़ते पढ़ते आपने थक जाना है। इसमें
फिर इसकी जो सब ब्रांचेज हैं उन सब की फिर अलग-अलग से आगे ब्रांचेस बनती जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी फील्ड होती जाती है। ठीक है, तो सिक्लिड है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज ये बार-बार आता है कि सिक्लिड जो है क्या? तो ये आपको पता होना चाहिए, फिश है, स्केलिटर है, दूसरा अफ्रीका में इसकी कितनी है, साउथ अमेरिका में इसकी कितनी है और इंडिया में इसकी कितनी स्पीशीज है। अच्छा, हम इनकी स्पीशीज के ऊपर काम कर सकते हैं। सेम अगर हम इसकी बात करें बेटा, वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, इसकी ये जो सिक्लिड है इसकी आप देखें तो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं इसकी वैरायटीज पाई जाती हैं हैबिटेट के लिहाज से। कैसे? कुछ जो सिक्लिड हैं वो एल्गी स्क्रैपर्स हैं, कुछ जो सिक्लिड हैं वो इंसेक्ट पिकर्स हैं, कुछ जो हैं वो स्केल ईटर्स हैं। तो मतलब ईटिंग के लिहाज से, खुराक के लिहाज से भी हम इनको सिक्लेट को आगे मजीद डिवाइड कर रहे हैं। अब देखें ये कितनी बड़ी फील्ड होती जा रही है, कितना आगे जो है ना एक्सपैंड होती जा रही है, कितना आगे बढ़ती जा रही है। ये सारे जो है ना ज़ूलॉजी के अंडर ही आ रहा है। पहले हमने इतनी स्पीशीज देखी, उनके ऊपर अलहदा से काम, फिर आगे देखा जी खुराक के लिहाज से भी ये अलग अलग बन रही है, खुराक के लिहाज से भी इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ जो है एलजी स्क्रैपर्स हैं, एलजी को खाती हैं, जैसे हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, अरिटमो, ठीक है, अरिटमोडस जो है ये हमारे पास इसमें आ जाता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में एरिमोडस था। चले, इसी तरीके से इंसेक्ट पैकर्स हैं, इसमें हमारे पास क्या है, टेंगेनी कोडस। तो टेंगेनी कोडस जो है ये हमारे पास इंसेक्ट पैकर्स हैं। ठीक है, जो बेसिकली चीजल लाइक होती हैं, इनके जो माउथ वगैरह है। स्केल ईटर्स हैं, ये भी जो कुछ सिकलेट्स हैं वो स्केल ईटर्स हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रीसोडस। ठीक है, तो पेरिसोडस जो है ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पेरिसोडस जो है ये स्केलेटर्स हैं। अब कहने का मकसद ये, अब देखिए कितनी आगे बढ़ती जा रही है ये जो जूलॉजी है ये मजीद आगे की तरफ जाती जा रही है। खुराक के लिहाज से अलग सिकलेट बन रहे हैं, स्पीशीज के लिहाज से अलग बन रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से जाज के लिहाज से देखा जाए तो कुछ जो है जो हमारे पास सिकलेट्स हैं उनमें माउथ जाज होते हैं, कुछ के अंदर जो है वो थ्रोट जाज जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो जिनके अंदर माउथ जाज होते हैं वो हमारे पास क्या है बेटा, माउथ जाज वाले जो सिकलेट है वो क्या करते हैं, स्क्रैपिंग एंड निपिंग करते हैं फूड की, मतलब स्क्रैप करके जो है आप कह सकते हैं क्रश करके स्क्रैपिंग की मदद से खुराक हासिल करते हैं। और जो थ्रॉट जाज जिनमें पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो मैसीरेटिंग या क्रशिंग फूड करते हैं, मतलब फूड को क्रश करके। और मैसीरेटिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में बेसिकली खुराक जो है या कोई भी चीज़ है उसको लेना, तो लिक्विड की फॉर्म में मैसीरेटिंग कहलाता है। तो जिनके थ्रॉट जाज होते हैं जिन सिकलेट के अंदर, वो मैसरेटिंग और क्रशिंग की मदद से फूड लेते हैं। और जिनके माउथ जाज होते हैं वो स्क्रैपिंग एंड निपिंग करके फूड जो है वो गेन करते हैं। अब ये देखें, अब देखें कुछ आगे हमने जाज की बुनियाद पर उनको तकसीम कर दिया। ये इस तरीके से सारी की सारी क्या होती जा रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है जी स्पेशलाइजेशन। तो जूलॉजी के अंदर हम स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जूलॉजी से रिलेटेड? तो सबसे पहले बच्चों एनाटमी है, एनाटमी में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एनाटमी कहते किसको हैं, आप सबको पता है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। एनाटमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं। मतलब ये सारी स्पेशलाइजेशन आप इनमें कर सकते हैं, सेटोलॉजी में कर सकते हैं। इकोलॉजी है, आप सबको पता है बेटा, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। तो माहौल के साथ जानदार का जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास इकोलॉजी कहलाता है। फिर एम्ब्रियोलॉजी में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फर्टिलाइज्ड एग टू बर्थ, आपको पता है एम्ब्रियो का मुतालिया, एम्ब्रियो जो है ऐसा समझ लें फर्टिलाइज्ड एग से एक बेबी का पैदा होना, एक बच्चे का पैदा होना, बर्थ तक जो है ये सारी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी है। फिर जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स आपको पता है जीन्स का मुतालिया है, खसूस विरासत का मुतालिया है। हाउ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट, के किस तरीके से विरासती खसूसियात
बच्चों में मुंतकिल होता है। आपको पता है, आप अगर बच्चा पैदा होता है वो मोस्टली माँ की तरह या अपने अब्बा हजूर की तरह का होता है, तो ये जेनेटिक्स की मदद से हो रहा है। ये सारी डिटेल हम इंशाल्लाह अपने इस सेशन के अंदर, ये जितनी भी मैं स्पेशलाइजेशन बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है अपने इस सेशन में। इस सब के ऊपर हमारे अलग अलग से इंशाल्लाह चैप्टर्स बने हुए हैं, उसको टॉपिक्स बने हुए हैं। सब चीज़ों को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है इंशाल्लाह। उसके बाद बेटा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं जी स्टडी ऑफ टिश्यूज को। टिश्यूज का मुतालिया आप हिस्टोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आप सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स की जो है डिटेल देखते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जो है ना चीज़ें को डिस्कस करते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर हम हैं तो पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ पैरासाइट है। और पैरासाइट आपको पता है एंडो भी होते हैं और एक्टो पैरासाइट भी होते हैं। एंडो जो अंदर रहते हैं बॉडी के, और एक्टो एक्टो कहते हैं बाहर वाले। ऑन द होस्ट, जो ऑन द होस्ट हो वो एक्टो, जो लिव इन द होस्ट वो एंडो पैरासाइट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। तो फंक्शंस का मुतालिया किया जाता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म और उनके जो हिस्से हैं, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बेटा सिस्टमेटिक्स है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है जानदारों का, जिसे सिस्टमेटिक्स कहते हैं। उसके बाद एंटोमोलॉजी में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहा जाता है। उसके बाद हर्पटोलॉजी है बेटा, जिसे स्टडी ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं, या स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स हो गया। ठीक है, तो हर्पटोलॉजी बेसिकली रेप्टाइल्स का मुतालिया है, तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स जो है ये हर्पटोलॉजी कहलाता है। इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिर एक्थियोलॉजी है, ये पहले अभी मैं बता रहा था आपको सिक्लेट की जब एग्जांपल दी थी, तो स्टडी ऑफ फिशेस है। फिर बच्चों हमारे पास मैमोलॉजी है, स्टडी ऑफ मैमल्स को कहते हैं। उसके बाद आर्थियोलॉजी है, तो आर्थियोलॉजी जो है ये किसको कहते हैं? बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं, इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटोजोलॉजी है। प्रोटोजोलॉजी क्या है बेटा? स्टडी ऑफ प्रोटोजोआन। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी जिनमें आप जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये कुछ ब्रांचेस थी, कुछ चीज़ें थी जो हमारे चैप्टर 1 में इंक्लूड है, हमने उसके मुताबिक देखना है ना, तो उसमें जो जो चीज़ें आएंगी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर में इंक्लूड थी, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना लाजमी था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी चाइल्ड ब्रूडिंग। अब ये जो हमारे पास सिक्लिड की बात करें, तो सिक्लिड में किस तरीके से चाइल्ड की जो है ब्रूडिंग होती है बेटा, तो इसमें ये है कि जो फीमेल है वो क्या करती है, एग जो है वो अपने माउथ के अंदर लेकर आती है, और वहां से फिर ये स्पर्म्स को जो है इनहेल करती है, माउथ के अंदर लेकर जाती है। माउथ के अंदर ही क्या होती है, एग जो है उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो उसके माउथ के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी। और बाज़ औक़ात जो है आप कह सकते हैं जो उनका बर्थ होती है वो भी कहाँ पे होती है, माउथ के अंदर होती है। तो ये सारा प्रोसेस किस में है? सिकलेट की एग्जांपल के तौर पर मतलब सिकलेट का वो बता रहा है कि आफ्टर स्पॉइनिंग जो ब्राउड है एग्स इन माउथ, तो एग्स जो है वो माउथ में आ जाते हैं। ये स्पर्म्स को इनहेल करती है जो फीमेल होती है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन फीमेल माउथ, तो फीमेल्स की माउथ में ही फर्टिलाइजेशन होती है। एग हैच होता है, फीमेल्स टेक इट इनटू माउथ। तो जैसे एग हैच होता है तो वो भी बेसिकली कहाँ पे होता है? फीमेल की माउथ के अंदर होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो है अगर देखी जाए सिकलेट के अंदर, जो इसकी एग्जांपल बेस्ट आ रही है वो है निम्बोक्रोमस लिविंग स्टोनी। ठीक है, तो निम्बोक्रोमस लिविंग स्टोनी जो है ये इसकी एग्जांपल है, जिसमें जो फीमेल है वो आप कह सकते हैं क्या करती है, एग्स जो है वो मुंह के अंदर ले आती है, और वहां से स्पर्म्स भी कहाँ लेकर इनहेल करती है, स्पर्म्स इनहेल करके मुंह में ले, वहां पे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट और बाकी सारे प्रोसेस होते रहते हैं। कहने का मकसद जो मेरा टॉपिक ये समझाने का मकसद है वो सारे का सारा यही है। ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें आप जितना घुसते जाएंगे, जितना आगे जाते जाएंगे, अब
इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं जी ज़ूलॉजी एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बेटा, एवोल्यूशन आपको पता है चेंज ओवर टाइम है, आगे मैं बताता भी हूँ। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, उसके बाद हम ज़ूलॉजी एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स की तरफ जाएंगे कि किस तरीके से एवोल्यूशन जो है ज़ूलॉजी में किस तरीके से लिंक कर रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो 4 से तकरीबन 100 मिलियन स्पीशीज़ हैं बेटा, अगर देखा जाए टोटल जो अब तक स्पीशीज आई हैं वो 4 से 100 मिलियन स्पीशीज हैं, और उनमें से 90% एक्सटेंट हो चुकी हैं। ठीक है, और इनमें अब देखा जाए तो कितनी डिस्क्राइब की गई है, 1.4 मिलियन के करीब जो है वो स्पीशीज डिस्क्राइब की गई हैं। बाकियों का अभी तक किसी किस्म का कोई पता नहीं है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बेटा, एवोल्यूशनरी प्रोसेस की बात की जाए तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होती है? चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, मतलब वक्त के साथ साथ जानदार के अंदर जो जेनेटिक मेकअप की तब्दीली होती है, उससे जो एवोल्यूशन होती है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो एवोल्यूशन ओवर टाइम के वक्त के साथ साथ जो जानदारों में तब्दीली आती जाती है, लेकिन अगर उनको मिलाया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो आखिर में जाके उनके जो इंसेस्टर्स हैं वो एक ही जगह पे जाके मिलते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं ना, हमारी जो ह्यूमंस हैं इनका कहा जाता है जो इंसेस्टर्स हैं जी वो मंकी हैं। एज ए मुस्लिम तो हम नहीं मानते, लेकिन अगर वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव उन चीज़ों को हम मिलाते जाएं तो हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वाकई में हमारी जो एवोल्यूशन हुई है बेटा वो मंकी से हुई है। ठीक है, तो ये वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आती गई। ठीक हो गया। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते भी इसी को हैं कि जेनेटिक मेकअप के अंदर तब्दीली आना वक्त के साथ साथ, ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं अब ये जो एवोल्यूशन हो रही है सोर्सेज ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी, कि आगे एनिमल्स की डाइवर्सिटी हो जाती है। एनिमल जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स के जो है ना एनिमल्स आना शुरू हो, कुछ जैसे इंसान है, कुछ ब्लैक है, कुछ वाइट है, कुछ लंबे कद, कुछ छोटे, तो ये आगे जो है ना एवोल्यूशन होती जाती है। मतलब मुख्तलिफ आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनमें डाइवर्सिटी हो चुकी है। और फैमिली रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स, तो इस एवोल्यूशन से हमें फैमिली रिलेशन का भी पता चलता है मुख्तलिफ ग्रुप्स के। ठीक है, अब हम देखते हैं ना कि कोई चाइना से आया हुआ, हम कहते हैं हाँ जी ये चाइनी है। क्यों हमें पता चलता है? क्योंकि ये इसके जो फैमिली रिलेशनशिप है वो चाइना वालों के साथ मिल रहा होता है। इसकी जो शक्ल सूरत है वो चाइना वालों के साथ मिल रही होती है। ठीक है, तो फैमिली रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स जो है ये भी हमें एवोल्यूशन बताती है बेटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें बेटा, चार्ल्स डार्विन साहब ने काम किया था जी एवोल्यूशन के ऊपर, जिनने प्रपोज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। और 1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन साहब ने मैकेनिज्म एवोल्यूशन का प्रपोज किया था, और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर काम किया था बेटा। ये आगे हमारे चैप्टर्स में इंक्लूड होगा, वैसे आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में चार्ल्स डार्विन साहब की। और सारे के सारे बच्चे जूलॉजिस्ट हो तो सबको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन साहब की कौन सी है। वैसे ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाली है, वहां पे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अच्छा, अब बेटा हम कह रहे थे कि ये जो एवोल्यूशन हो रही है, वक्त के साथ साथ जो तब्दीली आ रही है, उसकी वजह से जानदारों में डाइवर्सिटी हो रही है, एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी हो रही है। तो इसको हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एनिमल डाइवर्सिटी देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम समझते हैं बेटा। तो इसमें एग्जांपल वही हम लेंगे किसकी? सिक्लेड की। सिक्लेड क्या है? स्केल ईटर्स हैं, और ये दूसरे सिक्लेट के जो स्केल्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। जाज की बात अब देखें, ये सिक्लेट जो है स्केल ईटर्स हैं जो दूसरे सिक्लेट के स्केल्स के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं। अब इसकी जाज की बात करें बेटा, तो इसमें जो है ना दो जाज होते हैं। जो एक जा है वो क्या करता है? अटैक फ्रॉम बिहाइंड माउथ फुल ऑफ स्केल्स। ठीक है, तो ये एक जो जा है वो क्या करता है? अटैक करता है। और जो दूसरा है उसको मतलब अटैक करके वो जो खुराक है या जो स्केल है, क्योंकि स्केल ईटर्स है, उसको मुंह में ले आते हैं। दूसरा जो जा है वो क्या करता है?
क्रश्ड बाय सेकंड जा, मतलब वो जो स्केल उन्होंने हिट किया है अटैक करके, उसको क्या कर रहा है, ये क्रश कर उसको तोड़ रहा है। ये दूसरे जहाज का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे असल में आपको यही समझा रहा है कि मुख्तलिफ डाइवर्सिटी आगे बनती जाएंगी। ये आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं इट हैज फाउंड दैट, किसने फाउंड किया जी, मैक्यो होरी ऑफ कयोटो यूनिवर्सिटीज के मुताबिक, कौन सी यूनिवर्सिटी है, माइकियो होरी ऑफ कयोटो यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के मुताबिक बेटा टू फॉर्म्स ऑफ प्रीडेटरी, जो है ना सिक्लेट, जो प्रीडेटरी सिक्लेट्स हैं उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, टू फॉर्म्स ऑफ प्रीडेटरी सिक्लेट्स। एक वो होते हैं जिनका जो माउथ है वो एसिमेट्रिकली होता है, कर्व्ड टू राइट, और दूसरे होते हैं एसिमेट्रिकल कर्व टू लेफ्ट। मतलब एक जो है आप कह सकते हैं जिनका माउथ जो है वो राइट साइड पे कर्व होता है, और दूसरे जो है उनका लेफ्ट साइड पे होता है। अब जिनका राइट साइड पे जो है कर्व्ड होता है वो क्या करते हैं, राइट जा फिश अटैक लेफ्ट साइड ऑफ प्रे। समझ आई है कि जिनका माउथ एसिमेट्रिकली कर्व टू राइट होता है वो क्या करते हैं, राइट जा फिश जो है अटैक लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ प्रे, कि जो प्रे का लेफ्ट साइड है उस साइड पे अटैक कर, मतलब उल्टी साइड पे। उसको जो शिकार है या शिकार है उसको पता भी नहीं चलता, वो समझता है जी ये जो राइट साइड से अटैक करेंगे, लेकिन वो लेफ्ट साइड से अटैक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से अटैक करते हैं जिनकी कर्व जो है वो राइट साइड हो, जिसके माउथ एसिमेट्रिकली कर्व टू राइट होगा, वो लेफ्ट साइड से प्रे के ऊपर अटैक करेंगे। और जिनका कर्व टू लेफ्ट साइड होता है, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली राइट साइड ऑफ प्रे जो है वहां से आप कह सकते हैं अटैक करते हैं, और उसके स्केल्स जो है उसको हिट करते हैं। तो जो प्रे है उसको पता नहीं चल रहा, डोंट नो हाउ कैन दे गेट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अटैक। उसको पता नहीं चलता हो कि वो कहाँ से जो है ना अपने आप की हिफाजत करे, क्योंकि एक साइड पे माउथ जो है वो कर्व्ड होता है राइट, लेकिन अटैक लेफ्ट साइड पे हो जाता है। तो ये जो है ना इनके अंदर डाइवर्सिटी हुई है, इनके अंदर ऐसा ऐसा ये चेंजेस आई हैं। अब ये जो सारी चेंजेस आई हैं ये किस वजह से हुई हैं, ये एवोल्यूशन का नतीजा है कि वक्त के साथ साथ जो जानदार हैं वो अपने आप को अडाप्ट करते जाते हैं, माहौल के मुताबिक खुद को अडाप्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये एवोल्यूशन की वजह से हो रहा है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास माउथ जो है एसिमेट्रिकली कर्व टू राइट होगा। तो ये हमारे पास हो गया बेटा एज ए एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी नहीं तो हो जाएगी। आपको ये देखते आपको नोट्स बनाते बेटा तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा लग जाना है। बेशक वीडियो आधे घंटे की हो, लेकिन आपको सवा घंटा लग जाएगा। और ये जो हमारी आज की वीडियो है, पहली 3 या 4 जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल ओपन अवेलेबल होंगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियोस होंगी, लेक्चर्स होंगे, वो सिर्फ हमारे उन स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जो इनरोल्ड होंगे, बाकी किसी को नहीं दिए जाएंगे बेटा। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। ये हमारे पास कार्लेस लिनियस साहब ने बाई दो नोमियल नेम को कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर जो है जानदारों को आप कह सकते हैं साइंटिफिक नेम देना, उनको तकसीम करना। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लेस लिनियस साहब ने मुतारिफ करवाया बेटा। इसमें 2 नाम होते हैं, एक जीनस का नाम होता है, एक स्पीशी का नाम होता है। ये पूरी डिटेल आपने पढ़ी हुई है, ये बच्चों वाले टॉपिक हैं। ठीक है, और 1753 के अंदर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की थी कार्लेस लिनियस साहब ने, और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन सॉरी उनके जो साइंटिफिक नेम दिए थे 1758 में एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दिए थे, और प्लांट्स को 1753 के अंदर नेम दिए थे। ठीक है, तो इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है, जो साइंटिफिक आप कह सकते हैं नेम दिए जाते हैं या उनकी क्लासिफिकेशन वो किस तरतीब से की जाती है बेटा, वो की जाती है जी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती हैं, जीनस मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम, फाइलम मिलकर किंगडम बनाते हैं। और स्पीशीज क्या है बेटा वो आप सबको पता है। ठीक है, जो कुदरती तौर पर आपस में जनसी तौलीद कर सकें और अपनी तादाद आगे बढ़ा सकें,
वो सीपीसी काउंट होती है, जिसमें आपने बार बार एग्जांपल वो खच्चर वाली पढ़ी थी कि खच्चर जो है वो सीपीसी काउंट नहीं होता, क्योंकि वो पे अपनी आके जो है वो तादाद जो है उसको नहीं बढ़ा सकता। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। कल इंशाल्लाह हम बच्चों ज़ूलॉजी एज इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जो है देखेंगे। आज हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखा है, कल हम इंशाल्लाह इकोलॉजी के लिहाज से देखेंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के लेक्चर में बेटा आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो वो आप मेरे साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं, या ग्रुप में डिस्कस आप कर सकते हैं बेटा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चों।